Dear students, welcome to the lecture series on physics by Step Up Career Institute. Today we'll start introduction about fluid mechanics. This lecture will be introductory lecture to fluid mechanics. आज हम लोग fluid के बारे में पढ़ाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे fluid को। और जो जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है उसका एक थोड़ा रिवीजन भी लेंगे, एक रिकैप लेंगे ताकि हमको आगे समझने में आसानी रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लूइड है क्या? हमने मैटर के 3 स्टेट पढ़े, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें से लिक्विड और गैस ये दोनों फ्लूइड के कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग इसमें लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड का बिहेवियर, फ्लूइड मैकेनिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट एंड इन मोशन। तो हम लोग फ्लूइड जब रेस्ट पे रहेगा तब उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे, और जब फ्लूइड मोशन पे रहेगा तब उसके बिहेवियर, तब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको स्टडी करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। लोग सॉलिड और फ्लूइड के बिहेवियर को जरा कंपेयर करते हैं। सपोज सॉलिड लेते हैं, और ये हमारा सॉलिड है। इसका बेस जो है हमने होल्ड करके रखा हुआ है। ये सॉलिड है, इसका बेस हमने होल्ड करके रखा हुआ है। और सपोज सेम सेक्शन, ऐसा ही सेम सेक्शन फ्लूइड का सेक्शन हम लोग लेते हैं। ये सेक्शन है, फ्लूइड है तो उसके बीच का इतना सा एक पोर्शन है, हिस्सा है उसका। और दोनों पे हम लोग एक शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। शियर स्ट्रेस कैसा होता है? इस सेक्शन को भी हमने, सपोज ये वाला सेक्शन हमारा फिक्स है, ये वाला सेक्शन हमारा इसके साथ में ये है, होल्ड करके रखा हुआ है। और इस पे भी हम शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। शियर स्ट्रेस कैसे होता है? जब टेंजेंशियल फोर्स, किसी भी सेक्शन पे हम लोग उसके टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो शियर स्ट्रेस आता है। सपोज हमने ये फोर्स लगाया, तो अब इस सेक्शन पे शियर स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस होगा। और सेम उसी तरह से टेंजेंशियल फोर्स इस सेक्शन पे भी लगाते हैं। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है? सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा है कि शियर स्ट्रेस लगाने से उसमें शियर स्ट्रेन आता है, उसका शेप जो है डिफॉर्म हो जाएगा। ये जो है यूं हो जाएगा। जो शेप है उसका, जो रेक्टेंगल दिख रहा था उसका सेक्शन, वो कुछ इस तरह का पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये सेक्शन जो कि यहाँ फोर्स है तो ये इसको इधर पुल कर लिया, और चूंकि ये वाला पोर्शन यहाँ पे फिक्स है तो ये वहीं पे है, लेकिन ऊपर वाला सेक्शन पे शियर स्ट्रेस आने से ऐसे होल्ड हो गया। और ये इसका जो डिफ्लेक्शन है ये थीटा, ये डिपेंड करेगा कि शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना फोर्स हम लगा रहे हैं। और ये एक डिफ्लेक्शन पे एक थीटा जो है, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। और ये बीच में प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो है आपका, वो शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाता है। शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी में, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सॉलिड के लिए, क्योंकि ईटा से हम लोग उसको डिनोट करते थे। ठीक है, पर लिक्विड के केस में क्या होगा? लिक्विड को अगर हम टेंजेंशियल स्ट्रेस देते हैं, ऐसे टेंजेंशियल फोर्स देते हैं, तो इसका डिफ्लेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जाएगा। इसका डिफ्लेक्शन जो है कभी यूं होगा, फिर थोड़ी देर बाद जाकर के यूं होगा। ये डिफ्लेक्शन जो है बढ़ता ही जाएगा, ये डिफ्लेक्शन बढ़ता ही जाएगा। वो कंटिन्यूअसली उसका जो है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा इसका, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन विथ टाइम फॉर फ्लूइड। जबकि ऐसा
सॉलिड के केस में नहीं है। सॉलिड में रिजिडिटी है, लिक्विड में, लिक्विड और गैस में वो रिजिडिटी नहीं है। अगर उसमें हम शियर स्ट्रेस लगाते हैं, शियर फोर्स ऐसा देते हैं, शियर फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, तो वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता जाएगा, चाहे हम जितना भी जो भी वैल्यू इस शियर फोर्स का लगा लें। तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्टरनेटिवली हम लोग फ्लूइड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट सस्टेन, a fluid is a substance that cannot sustain shear stress at rest। अगर ये रेस्ट में है, रेस्ट में ये पोर्शन फिक्स करके रखा है हमने, ये वाला पोर्शन, तो यानी ये सेक्शन जो है रेस्ट में है। cannot sustain shear stress at rest, ये हमारा एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन फ्लूइड का हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी ये हमारा फ्लूइड का अल्टरनेटिव डेफिनेशन हो जाएगा। ये हमने देख लिया। अब हम लोग आइडियल फ्लूइड के बारे में जरा जानते हैं, कैसे फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड कहते हैं। तो आइडियल फ्लूइड किसको कहते हैं, आइडियल लिक्विड जो है वो क्या है? तो वैसे फ्लूइड या वैसा लिक्विड जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, इनकम्प्रेसिबल, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सके, यानी इनकम्प्रेसिबल कहने का मतलब डेंसिटी कांस्टेंट हो, डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज कांस्टेंट, इनकम्प्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो, नॉन विस्कस इन नेचर। तो वैसे फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड कहेंगे जो इनकम्प्रेसिबल हो, डेंसिटी कांस्टेंट हो, नॉन विस्कस हो। अब जरा विस्कोसिटी को समझते हैं। विस्कोसिटी के बारे में आपने पहले हो सकता है नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा है तो अच्छी बात है। तो विस्कोसिटी किसको कहते हैं ये जरा समझते हैं। तो जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड के लेयर्स हैं, अब जैसे ये एक सेक्शन ऑफ फ्लूइड है हमारा, सपोज हमने ड्रॉ किया है कि ये एक फ्लूइड का सेक्शन है। तो वो जो है कुछ इसमें लेयर्स होंगे, जैसे ये एक लेयर हो गया, जो सेम हाइट पे है, एक लेयर हो गया। फिर इस तरह से लेयर्स होंगे, इस तरह से लेयर्स होंगे। तो अगर ये पूरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हर लेयर का अपना एक वेलोसिटी होगा, और कोई जरूरी नहीं है कि हर लेयर का वेलोसिटी सेम हो, ये हर लेयर का वेलोसिटी अलग अलग होगा। नॉर्मली हम लोग देखेंगे कि जो ये है, हम लोग जो भी फ्लो पढ़ेंगे नॉर्मली उसमें जो अपने सिलेबस में है, तुम्हारे सिलेबस में है, तो उसमें होगा क्या कि फ्लूइड का वो लेयर जो पाइप या जो भी यहाँ रखा हुआ है इसके साथ कांटेक्ट में है, जो कि इसका वेलोसिटी 0 है, तो इससे सटा हुआ लेयर का वेलोसिटी 0 होगा। इन दोनों के बीच में स्लिप नहीं होगा, नो स्लिप। यही हम लोग अभी यही पढ़ेंगे कि वैसे फ्लूइड जिसका जो स्लिप नहीं करता हो, उसका जो बॉटम मोस्ट लेयर है, जो कांटेक्ट में है अपने पेरिफेरी से, चाहे वो पाइप में फ्लो कर रहा हो, चाहे वो रिवर पे फ्लो कर रहा हो, चाहे जो चैनल में फ्लो कर रहा है, तो जो बॉटम मोस्ट ये है लेयर है, जो कांटेक्ट है सॉलिड सरफेस से, अगर वो ड्रेन है तो ड्रेन के सरफेस से, तो वो उसकी वेलोसिटी जो है 0 हो, आइडियल है। तो इस तरह से होगा क्या कि ये सारे लेयर्स का वेलोसिटी अलग अलग होगा। तो वेलोसिटी अलग अलग होने के कारण एक लेयर और वेलोसिटी के डिफरेंस के कारण, या फिर उसको कह सकते हैं, हाँ, वेलोसिटी के डिफरेंस के कारण एक लेयर दूसरे लेयर में टेंजेंशियल फोर्स एक्सर्ट करता है, अगर उसमें विस्कोसिटी होती है तो नॉन विस्कस लिक्विड जो है, इसमें जो है एक लेयर दूसरे लेयर में कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट करता है। इसको बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ द लिक्विड इन कांटेक्ट, ये नॉन विस्कस का हम लोग डेफिनेशन, ये एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं, नॉन विस्कस। तो पार्ट्स ऑफ द लिक्विड इन कांटेक्ट विथ each other do not
exert any tangential force on each other। तो ये हो गया। तो आइडियल फ्लूइड का इनकम्प्रेसिबल देख लिया कि हमारा डेंसिटी जो है कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ने से भी डेंसिटी चेंज नहीं होगा। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। डेंसिटी जो है हमारा प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, प्रेशर बढ़ाए भी तो भी हमारा डेंसिटी चेंज होगा नहीं। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इसको लिखते हैं। ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में तो वही है कि अगर थ्योरी आपने बहुत अच्छे से समझा हुआ है तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या उसके क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कत होगा नहीं। तो इनकम्प्रेसिबल देख लिया हमने और नॉन विस्कस भी देख लिया कि फ्लूइड के जो लेयर्स है, फ्लूइड का जो पार्ट है वो आपस में एक दूसरे पे टेंजेंशियल फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है। तो वैसे फ्लूइड जो है आइडियल फ्लूइड है। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने एक गलती कर दी थी। यहाँ मैंने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का साइन दे दिया था, जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। तो इसको आप लोग सही कर लेंगे। थीटा इज डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स। हम लोग अब फ्लूइड में आगे कुछ छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, छोटे छोटे केसेस हैं, वो सब देखते हैं और उसके बाद हम लोग ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट में बढ़ेंगे। तो आगे एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर जो जिसमें दो या दो से ज्यादा लिक्विड हो तो उसका डेंसिटी क्या होगा, ये केसेस हम लोग देखते हैं। सपोज हम लोग लेते हैं दो लिक्विड्स लेते हैं, दो लिक्विड्स है और केस वन में हम लोग लेते हैं कि एक मिक्सचर है जिसका डेंसिटी ρ1 है और मास m1 है। ठीक है, ρ1 m1 और दूसरा मिक्सचर है उसका डेंसिटी जो है ρ2 है और मास m2 है। इन दोनों को अगर हमने मिक्स किया तो मिक्स करके अगर इन दोनों को जोड़ा तो जो नया मिक्सचर होगा इसका डेंसिटी क्या होगा, ये इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो जो नया डेंसिटी होगा वो क्या होगा, डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। शॉर्ट में लिखा मैंने। तो टोटल मास क्या हो जाए, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो इस केस में m1 प्लस m2 हो गया टोटल मास। और टोटल वॉल्यूम, तो पहले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, यानी m1 बाय ρ1 और दूसरे का वॉल्यूम हो जाएगा m2 बाय ρ2। इन दोनों का वॉल्यूम जुड़ जाएगा। इसको एक स्टेप और लेते हैं, टोटल मास को हम लोग लिखेंगे m1 प्लस m2 और वॉल्यूम हो जाएगा v1 प्लस v2। और ये इसके बाद का स्टेप हो गया। एक स्टेप हमने जंप कर लिया था। अब सिंपल है, मैं रिज्यूम कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, आप फॉलो कर रहे हैं। तो अब इस केस में, केस वन में हम लेते हैं कि सपोज दोनों का मास, हमारा जो डेंसिटी का एक्सप्रेशन आया, ये आया, मास अलग अलग है तो हमारा डेंसिटी का एक्सप्रेशन आया m1 बाय ρ1 प्लस m2 बाय ρ2। ये हमारा डेंसिटी का एक्सप्रेशन है कि दो मिक्सचर हैं, दोनों की डेंसिटी अगर ρ1 ρ2 और दोनों का मास m1 m2 है तो हमारा ये एक्सप्रेशन होगा। अब इसमें केस एक ले लिए, मान लिया सपोज केस लिया हमने कि केस वन में हमने लिया कि सपोज दोनों का मास सेम है, जो दोनों मिक्सचर लिए हैं दोनों का मास सेम है लेकिन डेंसिटी अलग अलग है। तो m1 इक्वल टू m2 हो जाए तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 अगर बराबर हो जाए तो उस केस में इसको लिख सकते हैं हम 2m1 और m1 कॉमन हो जाएगा 1 बाय ρ1 प्लस 1 बाय ρ2 और ये m1 ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मास जीरो नहीं है। तो हमारा अब ये इक्विवेलेंट डेंसिटी जो है मिक्सचर का वो क्या हो जाएगा, वो 2 ρ1 ρ2 बाय ρ1 प्लस ρ2 हो जाएगा।
अगर दोनों का मास सेम है तो हमारा जो मिक्सचर का डेंसिटी है, नया जो मिक्सचर बना उसका जो डेंसिटी है वो ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा। काफी आसान है। इस फॉर्मूले में हम डालेंगे और निकाल लेंगे। और केस 2 ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि इन केस आपको जो है वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको जो है वॉल्यूम दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ है। जैसे इस केस में था कि दोनों का मास दिया हुआ था m1 m2, मैं ले ही लेता हूँ, वो केस भी डिराइव कर ही लेते हैं। केस 2 में हमारा ये है ρ1 है और v1 है प्लस ρ2 है और v2 है, वॉल्यूम v1 वॉल्यूम v2। अब इन दोनों को हमने मिक्स किया तो जो नया मिक्सचर होगा उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी जो है टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, आपका टोटल डॉट मास बाय टोटल वॉल्यूम, शॉर्ट में मैंने लिखा। तो टोटल मास आपका हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय डेंसिटी, यानी v1 बाय ρ1 हो गया m1, इसको लिखते हैं इक्वल टू m1 प्लस m2 बाय v1 प्लस v2, और उसके बाद ये स्टेप इक्वल टू v1 बाय ρ1 प्लस v2 बाय ρ2 बाय v1 प्लस v2, यही हमारा हो जाएगा मिक्सचर का डेंसिटी। इसको थोड़ा और हम लोग ये एलसीएम, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा, ओ सॉरी रॉन्ग है, मास जो है ये इसको छोड़ दीजिए, ये गलत हो गया स्टेप। मास जो है क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो इसके बाद का स्टेप ये है मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो हो जाएगा ρ1 v1 प्लस ρ2 v2, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास हो गया m1 और ये m2 बाय v1 प्लस v2, तो ये हमारा नया डेंसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। और अब इस केस में दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी हमारा v1 इक्वल टू v2 है तो v1 कॉमन ले लेंगे, ρ1 प्लस ρ2 बाय v2 को v1 से सब्स्टिट्यूट कर दिए, इधर हो जाएगा 2v1, तो ये v1 चला जाएगा, इक्विवेलेंट डेंसिटी इस केस में जो है हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2 बाय 2, इनका मीन, पहले की डेंसिटी और दूसरे की डेंसिटी का मीन, अगर दोनों को वॉल्यूम सेम हो तो इफ v1 इक्वल टू v2 तब ये होगा डेंसिटी का हमारा एक्सप्रेशन। काफी आसान था। अब हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने से डेंसिटी कैसे चेंज होती है, फ्लूइड की डेंसिटी टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है। हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपैंड होता है, तो मास तो सेम रहेगा, टेम्परेचर चेंज किए वॉल्यूम बढ़ गया, मास सेम है, तो क्या होगा हमारा डेंसिटी घट जाएगा। तो चला जरा इसका हम लोग अब एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। डेंसिटी जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब सपोज इनिशियल डेंसिटी हमारा रो है और फाइनल डेंसिटी हमारा रो डैश है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए, ये लॉ को ध्यान में रखते हुए ये क्या हो जाएगा, v बाय वी डैश, वी डैश हमारा चेंज होके जो वॉल्यूम है वो वी डैश है, रो डैश के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम वी डैश है, रो के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम v है। और सपोज हमारा जो टेम्परेचर है वो डेल्टा थीटा से चेंज हुआ है, ये वॉल्यूम जो है v प्लस dv होगा, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम v है, v डैश जो है मान लिया उसमें वॉल्यूम में dv चेंज हुआ, dv से हमारा ये वॉल्यूम जो है चेंज हो गया, तो नया वॉल्यूम v डैश जो है वो v प्लस dv हो जाएगा। तो अब ये इसको हम लोग लिख सकते हैं v बाय v प्लस dv को, v प्लस dv को हम लोग लिख सकते हैं v गामा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा हमारा टेम्परेचर चेंज है, गामा हमारा
थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है और v हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम। इसको जरा ये करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और v 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा ये हो जाएगा। तो हमारा रो डैश बाय रो जो है फाइनल डेंसिटी बाय इनिशियल डेंसिटी जो है वो v बाय v 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, सॉरी डेल्टा थीटा हो गया। ये हो गया, v चला गया, v 0 नहीं है, इसे काट सकते हैं। ये हमारा हो गया 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा का पावर -1। तो जरा इनको लिख देते हैं, ये क्या है, गामा जो है क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ, ये हमने कैलोरी ने हीट में पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है गामा, और डेल्टा थीटा हमारा राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में राइज है, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो इंक्रीज है वो है। तो अब हमारा फाइनल डेंसिटी जो है, नया डेंसिटी जो है, अगर हम उसको इनिशियल डेंसिटी के टर्म्स में लिखते हैं तो रो इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा का पावर -1 है। तो इसको अगर हम फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन करते हैं, बाइनोमियल फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो ये हमारा डेस इक्वल टू रो आ जाता है, -1 यहाँ आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। अगर हमारा ये अप्रोक्सीमेशन तब वैलिड है इफ गामा डेल्टा थीटा इज मच लेस देन 1 के कंपैरिजन में ये वाला टर्म अगर बहुत छोटा है तो हम इसको ऐसा फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम लोग ले सकते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम में हमने पढ़ा होगा, क्लास 11th में हमने पढ़ा है इसको। नया डेंसिटी जो है उसका जो एक्सप्रेशन है वो यूं है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है हमारा तो इस तरह से हमारा डेंसिटी चेंज होगा, इस तरह से डेंसिटी, अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हमारा डेंसिटी घटेगा। हमने टेम्परेचर चेंज से डेंसिटी का चेंज हमने देख लिया। अब प्रेशर चेंज होने से डेंसिटी कैसे चेंज होगा इसको जरा स्टोर करते हैं। अगर प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर को अगर हम बढ़ाते हैं, प्रेशर को अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, हमारा वॉल्यूम घट जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, और वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि मास सेम है। प्रेशर बढ़ाए वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी बढ़ गया। तो क्या हो गया, डेंसिटी, वॉल्यूम घटाने से डेंसिटी बढ़ रहा है, यानी डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया फॉर गिवन मास। फॉर गिवन मास डेंसिटी इज फॉर गिवन मास, अगर मास हमारा कांस्टेंट है तो। अब जरा डेंसिटी का जो चेंज है वो जरा हम ये करते हैं, तो रो डैश बाय रो सेम वे v बाय v डैश लिखेंगे। और ये v डैश जो है नया वॉल्यूम जो है, पुराने वॉल्यूम में dv चेंज होकर के आया है, और ये dv जो है, ये dv को चूंकि प्रेशर में चेंज हो रहा है तो ये जो वॉल्यूम में चेंज है dv, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लोग कैसे लिखेंगे, इसको जरा हम देखते हैं। हमने इलास्टिसिटी में पढ़ा था dv बाय v मतलब चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो वॉल्यूम स्ट्रेन था हमारा वो क्या था हमारा, dp बाय माइनस dp बाय बल्क मॉडुलस। वॉल्यूम स्ट्रेन जो है वॉल्यूम स्ट्रेस बाय बल्क मॉडुलस। यहाँ माइनस साइन इसलिए है क्योंकि अगर वॉल्यूम का चेंज पॉजिटिव है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा होगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा होगा, दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन दिया गया है, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ माइनस साइन है। ये उस इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसको शो कर रहा है। अगर हम प्रेशर बढ़ाए तो ये टर्म अगर पॉजिटिव है तो dv जो है हमारा क्या होगा, ये टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो dv नेगेटिव। प्रेशर बढ़ाए तो हमारा वॉल्यूम घट जाएगा, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ से हम dv को
क्या लिख सकते हैं, dv इक्वल टू माइनस वी इंटू dp बाय b। dv को ये लिख सकते हैं। अब ये dv हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये आ जाएगा v बाय v माइनस v dp बाय b। ये हमारा ये है। अब वॉल्यूम कॉमन है तो उसको हटा सकते हैं, वॉल्यूम जीरो नहीं है तो ये 1 बाय 1 माइनस dp बाय b हो गया, जहां पे dp हमारा इसको रो डैश इक्वल टू, अब नई डेंसिटी को पुरानी डेंसिटी के टर्म्स में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रो डैश इक्वल टू रो बाय 1 माइनस dp बाय b। ये एक्सप्रेशन हमारा डेंसिटी का हो गया, प्रेशर चेंज के कारण जो एक्सप्रेशन है ये हो गया, जहां पे dp जो है क्या है हमारा, चेंज इन प्रेशर है। चेंज इन प्रेशर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। b हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो कि उस लिक्विड का प्रॉपर्टी होगा, बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड या फ्लूइड का प्रॉपर्टी होगा। हम लिक्विड पढ़ रहे हैं अभी, बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड, शॉर्ट में LIQD हमने लिख दिया। तो ये एक्सप्रेशन हमारा है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो रो डैश इक्वल टू रो इंटू 1 माइनस dp बाय b का पावर -1 ले सकते हैं। और सेम वे अगर dp हमारा चेंज इन प्रेशर जो है बल्क मॉडुलस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो ये वाला टर्म जो है 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो सेम वे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अगर लगाते हैं तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1 +1, फर्स्ट ऑर्डर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, 1 प्लस dp बाय b। ये हमारा ये हो गया नया डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये हो गया। dp अगर पॉजिटिव है, प्रेशर बढ़ रहा है तो डेंसिटी हमारा बढ़ेगा, ये रो इंटू रो प्लस है तो प्रेशर हमारा बढ़ रहा है तो डेंसिटी हमारा बढ़ेगा, जो दिख रहा है इस एक्सप्रेशन से। ये एक्सप्रेशन हो गया है कि प्रेशर चेंज होने से डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका क्या वैल्यू होगा। हमने फ्लूइड की डेंसिटी के बारे में पढ़ाई कर ली कि कैसे फ्लूइड का डेंसिटी मिक्स करने से कैसे वैरी होता है, टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी होता है, टेम्परेचर चेंज होने के साथ प्रेशर चेंज किए तो फ्लूइड का डेंसिटी कैसे वैरी होगा। अब फ्लूइड का प्रेशर के बारे में जरा हम लोग पढ़ाई कर कि फ्लूइड का प्रेशर का कैसे वेरिएशन होगा, किन चीजों को चेंज करने से प्रेशर कैसे कैसे चेंज होगा, उसको जरा स्टडी करेंगे हम लोग आगे। तो फ्लूइड अगर रेस्ट में हो तो वो अपने परपेंडिकुलर सरफेस पे, जिस सरफेस से कांटेक्ट में है उसको अपने परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो केवल परपेंडिकुलर फोर्स ही एक्सर्ट कर सकता है, टेंजेंशियल नहीं एक्सर्ट कर सकता है, क्योंकि अगर टेंजेंशियल फोर्स एक्सर्ट करेगा, लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं फ्लूइड, ये हमने पहले भी पढ़ा है, कैन एक्सर्ट ओनली normal force or perpendicular force on surface in contact with fluid के कांटेक्ट में जो सरफेस रहेगा उस पे ये नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स ही एक्सर्ट कर सकता है, क्योंकि अगर टेंजेंशियल फोर्स हो गया तो फ्लूइड रेस्ट में रहेगा नहीं। ये हमने देखा था शुरू में, फ्लूइड के डेफिनेशन में हमने देखा कि फ्लूइड पे अगर टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो वो रेस्ट में नहीं रहेगा, वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता रहेगा। फ्लूइड एट रेस्ट कैन नॉट सस्टेन शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स जो है नहीं रहे एक्सर्ट करेगा रेस्ट में, केवल नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा। सपोज हम एक कंटेनर लिया हमने, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है और उसका एक सेक्शन लेते हैं, उसका एक सेक्शन ले लिए, ऐसे एक सेक्शन ले लिए, तो अब इस सेक्शन में होगा क्या कि इस सेक्शन के लेफ्ट में जो फ्लूइड है वो इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, सपोज DF फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो उस सेक्शन के राइट वाला भी जो फ्लूइड है वो भी इस सरफेस पे DF फोर्स ही एक्सर्ट कर रहा होगा परपेंडिकुलर टू इट। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों फोर्स सेम नहीं होंगे, इक्वल एंड अपोजिट नहीं होंगे, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इस सेक्शन का,
जो कि नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज एट रेस्ट। और सपोज इस सेक्शन का एरिया जो है, छोटा सेक्शन हमने लिया है, उसका एरिया DA है। तो DA पे हम देख रहे हैं कि कैसे नॉर्मल फोर्स DF लग रहा है। तो इस सेक्शन पे प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो प्रेशर जो है हमने पढ़ा है कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो इस केस में DF परपेंडिकुलर बाय DA हो गया इस सेक्शन पे फोर्स हमारा। या अगर कोई और सेक्शन लेते हैं तो किसी भी सेक्शन पे फोर्स जो है परपेंडिकुलर फोर्स ही प्रेशर को कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो केवल वो परपेंडिकुलर फोर्स ही अपने कांटेक्ट में जो भी सरफेस है उस पे परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो ये हमारा प्रेशर का डेरिवेशन एक्सप्रेशन हो गया। इसमें ध्यान रखना है कि प्रेशर कभी भी टेंजेंशियल फोर्स के कारण नहीं आएगा, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स जो है, जब भी टेंजेंशियल फोर्स लग जाएगा फ्लूइड पे तो वो रेस्ट में नहीं रहेगा। ये प्रेशर का डेरिवेशन जो है, दिस इज ओनली फॉर फ्लूइड एट रेस्ट। तो हमारा प्रेशर का SI यूनिट क्या है? SI यूनिट जो है प्रेशर का, SI यूनिट पास्कल है। पास्कल है, ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। 1 पास्कल जो कितना हो जाता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगेगा, तो जो प्रेशर है वो पास्कल होगा। और मेट्रोलॉजी में एक दूसरा यूनिट हम लोग यूज करते हैं प्रेशर के लिए, वो है बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम लोग बार यूज करते हैं। जो बार जो है वो कितने के बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन प्रेशर हमेशा सरफेस के नॉर्मल ही होगा। प्रेशर हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगा। नो मैटर सरफेस किस तरह से ओरिएंटेड है उससे मतलब नहीं है। तो प्रेशर को अपना कोई इंट्रिंसिक डायरेक्शन नहीं है, अपना खुद का डायरेक्शन नहीं है। प्रेशर है नो डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन, नो डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन। और ये फोर्स जो है, ये फोर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, केवल सरफेस के परपेंडिकुलर वाला प्रेशर को कंट्रीब्यूट करेगा। तो प्रेशर जो है हमारा क्या हो गया, स्केलर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है हमेशा जो है वो सरफेस के नॉर्मल है। सरफेस के नॉर्मल है, इसका अपना खुद का डायरेक्शन नहीं होता है। दो इधर ये फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसमें वही फोर्स ले रहे हैं जो हमारा सरफेस के नॉर्मल है। हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये क्या है, प्रेशर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर जो जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है वो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर का अपना एक मास है, इतना एक ये है, और जो अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये किस पे डिपेंड करता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका वेदर के साथ चेंज होता है। ये चेंजेस विद वेदर, वेदर के साथ चेंज होता है। और एलिवेशन के साथ भी चेंज होता है। एलिवेशन यानी हाइट, हाइट अबव द सी लेवल। सी लेवल पे अगर हमने रेफरेंस लिया तो उसके रेफरेंस में ये प्रेशर हमारा चेंज होगा। तो ये वेदर और एलिवेशन से, वेदर के हिसाब से हमारा चेंज होगा प्रेशर, क्योंकि वेदर अगर आपका ये है जैसे हॉट है तो एयर एक्सपैंड होगा, वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा और प्रेशर घटेगा। और एलिवेशन के साथ भी प्रेशर आपका हमने पढ़ा है कि हाइट के साथ जो है प्रेशर घटता है। तो प्रेशर इसलिए घटता है कि हम जैसे जैसे हमारा हाइट, ऊंचाई पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो हमारे ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है उसका हाइट, उसका लेयर का जो हाइट है वो घटता जाता है। मैं एक इलस्ट्रेशन आपको दिखाता हूँ, उसके लिए एक इलस्ट्रेशन देता हूँ। सपोज ये अर्थ सरफेस है, ये हमारा अर्थ सरफेस है। और ये हमारा एटमॉस्फेयर का बाउंड्री है। सपोज ये हमारा एटमॉस्फेयर का बाउंड्री है।
बाउंड्री ऑफ एटमॉस्फेयर, ये हमारा ये जो है हमारा एटमॉस्फेयर का ये वाला बाउंड्री है। तो हम अगर अर्थ के सरफेस पे हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर जितने भी एटमॉस्फेयर का मास है, ये सारा का सारा मास जो है, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, सारा का सारा मास यहाँ पे फोर्स लगाएगा, अर्थ की ग्रेविटी जो है इसको खींचेगी और ये हमारे ऊपर प्रेशर लगाएगी। और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, जैसे ही ऊपर गए, तो सपोज इस हाइट पे गए, इस हाइट पे गए, तो इसके ऊपर जो बचा हुआ जो ये लेयर है, यही लेयर जो है हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो मास हमारा जो है घट जाएगा, मास घट जाएगा, तो जो हमारे ऊपर जो ये है फोर्स है, डाउनवर्ड्स फोर्स है, ग्रेविटी के कारण mg फोर्स जो है वो घट जाएगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर घट जाएगा। और इस तरह से हम लोग ऊपर चलते जाते हैं, ऊपर चलते जाते हैं, हाइट बढ़ता जाता है, तो प्रेशर जो है घटता जाता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारे ऊपर का जो एटमॉस्फेयर का लेयर पतला होता जाता है, थिन होता जाता है। इसका एक हमने प्रेशर का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे ही हम पहाड़ों पे जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, तो और हम प्रेशर कुकर में अगर खाना बनाते हैं तो खाना हमारा जो है कच्चा रह जाता है, वो पकता नहीं है, रॉ रह जाता है। तो फूड कुक करना, हाइट पे अगर हम जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, तो फूड कुक करना जो है काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये क्यों होता है मुश्किल? प्रेशर कुकर में क्यों हम खाना नहीं बना पाते हैं, या खाना जो है हमारा कच्चा रह जाता है? तो ऐसा क्यों होता है? प्रेशर कुकर में बनाए या ऐसे ही बनाए तो खाना बनाना जो है, फूड कुक करना मुश्किल होता है। जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं तो हमारा प्रेशर जो है घट जाता है, प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर घट जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर घट गया, अगर रिड्यूस हो गया, सपोज एक हाइट पे चले गए हम लोग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो कि अर्थ के सरफेस पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और वो घट करके सपोज 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो प्रेशर कुकर में हमने राइस डाला है और पानी डाला है, तो होगा क्या कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और हम फूड को कुक कर रहे हैं, तो हमारा वाटर जो है इवापोरेट हो जाएगा, वाटर जो है बॉइल करके गैस में वेपर बन जाएगा और उतना वाटर सारा खत्म होकर के गैसेस फॉर्म में चला जाएगा। और वो जितनी सीटी हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, उतनी सीटी में तो नहीं बनेगा, ताकि ज्यादा सीटी भी लगाते हैं हम, इन केस सपोज वेपर हो गया और बहुत सारा सीटी मार रहा है, लेकिन अगर पानी नहीं रहेगा आपका राइस में तो वो पकेगा नहीं, वो सारा का सारा गैसेस फॉर्म में चला जाता है, वेपर फॉर्म में चला जाता है और हमारा फूड कच्चा रह जाता है, हमारा जो है राइस जो है रॉ रह जाता है। अगर हम राइस पकाते हैं या कुछ भी पकाते हैं तो जिसके लिए जितनी हीट की जरूरत है, उसको जितने टेम्परेचर की जरूरत है उस फूड को कुक होने के लिए, पकने के लिए, उतना टेम्परेचर उसको मिल नहीं पाता है, क्योंकि पानी पहले ही एवापोरेट हो गया, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है। प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर घट गया। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 क्लास 7 ऑनवर्ड्स, ये एग्जाम्पल तो हम लोग देखते ही थे, जस्ट मैंने उसका एक रिवीजन करा दिया है। हमारा अर्थ सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अर्थ सरफेस पे 1 atm के बराबर है, 1 atm यूनिट है उसका 1 atm, जो कि आपका 1.013 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो आपका अर्थ सरफेस पे यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका एवरेज वैल्यू जो है यही है अर्थ के सरफेस पे, इसको याद रखिएगा। अब एक टर्म आता है गेज प्रेशर, ठीक है। ये गेज प्रेशर किसको कहते हैं? गेज प्रेशर आपका हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में आपका जो प्रेशर है वो गेज प्रेशर हो गया। एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कहीं कहीं आपको गेज प्रेशर दिया होगा और आपको कैलकुलेशन करने होंगे तो आपको ये लगा करके एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना पड़ेगा, या जो भी जिस भी टर्म की जरूरत है इसमें, इससे वो निकल जाएगा। अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए तो ये गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। अब हम लोग आगे प्रेशर का वेरिएशन इन प्रेशर विद डेप्थ देखेंगे। अब इसमें हम लोग एक इंट्यूशन लेते हैं कि अगर आप वाटर में, सपोज आप एक वाटर बॉडी में हो, सपोज आप रिवर में हो, और जैसे ही आप डीपर जाते हो तो क्या होगा, वो प्रेशर जो है बढ़ेगा कि घटेगा?
वाटर हो जाए या सी हो जाए और आप डीप जाते हैं तो प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, क्या होना चाहिए? हमारा इंट्यूशन कहता है कि हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हमारे ऊपर जो पानी का लेयर है उसका जो मास है वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा तो हमारे ऊपर जो मास है वो बढ़ता जाएगा, तो हमारे ऊपर जो फोर्स है उस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा, नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर हमारा बढ़ेगा। तो चलिए इसका एक एक्सप्रेशन हम लोग अब डिराइव करते हैं। अब हमने एक कंटेनर लिया हुआ है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है जिसका डेंसिटी रो है। और आपका बेस से वाई हाइट पे हमने एक सेक्शन लिया हुआ है, एक सेक्शन लिया हुआ है और इस सेक्शन पे क्या फोर्सेस लग रहे हैं इसका जरा हम लोग एक एफबीडी बनाते हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं। तो इसका जो ये सेक्शन है हाइट है उसका dy, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा? इसके नीचे जो फोर्स लग रहा होगा, सपोज इस पॉइंट पे हमारा इस वाई पे यहाँ पे प्रेशर जो है वो P है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स P इंटू ये एरिया, इसका एरिया हमने DA लिया हुआ ये एरिया, तो P इंटू DA हो गया ये वाला फोर्स। अब इसके ऊपर dy हाइट ऊपर जाते हैं तो सपोज प्रेशर चेंज होकर के हमारा P प्लस dP हो जाता है, dP हो जाता है, dy चेंज होने से प्रेशर जो है P प्लस dP हो जाता है, तो इस पे फोर्स जो है P प्लस dP इंटू ये एरिया, हमने ये क्यूब सेक्शन लिया है। तो इसका एरिया जो है ये DA है, DA है। तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो P प्लस dP इंटू DA है और नीचे से P इंटू DA है। अब इसका खुद का मास भी होगा और इसके खुद के मास को अर्थ की ग्रेविटी नीचे खींच रही होगी, यानी इसका खुद का एक वेट होगा, इसका खुद का वेट को हमने W ले लिया, DW बोल दिया क्योंकि छोटा है तो इसका मास भी वेट भी कम ही होगा। तो अब ये फ्लूइड जो है इक्विलिब्रियम रेस्ट में है तो ये सेक्शन भी रेस्ट में होगा, ये सेक्शन रेस्ट में होगा तो ये वाला सेक्शन जो है आपका इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसके इक्विलिब्रियम में होने के लिए इस पे जो फोर्सेज हैं, इस पे नेट फोर्सेज जो हैं वो जीरो होना चाहिए। अब इस पे जो फोर्सेज हैं वो जीरो होने चाहिए, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? अगर जीरो है तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगा? P प्लस dP इंटू DA, ये ऊपर से ये फोर्स लग रहा है और ये DW भी ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, प्लस DW और नीचे से लग रहा है आपका PDA। तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा तभी नेट फोर्स आपका जीरो हो रहा है। तो हमारा इक्वेशन जो है ये है। तो अब जरा हम लोग इसको देखते हैं। P प्लस dP इंटू DA प्लस DW, तो ये जो मास है ये जो DW है ये आपका इस सेक्शन का मास इंटू ग्रेविटी है। तो इस सेक्शन का अगर इसका डेंसिटी हम लोग रो लिए हैं तो डेंसिटी हो गया रो और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम आपका DA इंटू Y हो जाएगा, DA इंटू DY हो जाएगा, सॉरी DA इंटू DY। तो ये हमारा हो गया DA इंटू DY जो है हमारा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जो है हमारा इस सेक्शन का मास हो गया और इसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वेट हो गया, ये DW के बराबर हो गया, DA dy G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हमारा P इंटू DA है। अब DA सारे में कॉमन है और DA जो है जीरो नहीं है तो आप उसको हटा सकते हैं, DA। तो हमारा क्या हो गया? P प्लस dP प्लस रो G dy, दिस इज इक्वल टू P। अब ये प्रेशर भी कट गया, दोनों साइड है, तो हमारा यहां से क्या आया? dP इक्वल टू माइनस रो G dy। ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया कि जो प्रेशर का जो चेंज है हम अगर हाइट बढ़ाते हैं, dy अगर पॉजिटिव है तो dP नेगेटिव आ रहा है, तो हाइट जैसे ही ऊपर जाते हैं तो प्रेशर हमारा घटता जाता है और जैसे ही डीपर जाते हैं तो प्रेशर हमारा बढ़ता जाता है, जो कि हमने पहले भी अपने इससे देखा था, इंट्यूशन से देखा था। तो हमारा dP बाई dy जो है प्रेशर का जो ग्रेडियंट है विद रिस्पेक्ट टू हाइट जो है वो dP बाई dy जो है माइनस रो G के बराबर ये हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा।
तो ये हमारा प्रेशर का ग्रेडियंट विथ जो है हाइट आ गया। अब सपोज दो पॉइंट है, दो पॉइंट है, एक जो है आपका dp जो है dp इक्वल टू माइनस रो जी dy लेते हैं। दो पॉइंट है, सपोज मैं एक फ्लूइड का ये बना रहा हूं, एक जो है y1 के लेवल पे है और एक y2 के लेवल पे है फ्लूइड में, ये फ्लूइड भरा हुआ है, ये सेक्शन लिया हमने y1 के लेवल पे, एक y2 के लेवल पे है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है y1 पे ये P1 है और यहाँ जो प्रेशर है ये P2 है। तो जरा इसका प्रेशर का वेरिएशन विथ ये हाइट जो है देखते हैं, क्योंकि dp मेरा ये आया हुआ है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं P1 से लेकर के P2 डेफिनेट इंटीग्रेशन, और y का वैल्यू हमारा y1 से y2 जाता है, y1 से y2 जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस साइड लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करने के बाद P2 माइनस P1 दिस इज इक्वल टू माइनस रो जी y, और y का जो इंटीग्रेशन लिमिट है वो हमारा y1 से y2 है। तो हमारा क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1 इक्वल टू माइनस रो जी y2 माइनस y1। ये हो गया हमारा इसका एक्सप्रेशन, P2 माइनस P1 इक्वल टू माइनस रो जी y2 माइनस y1। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे अगर y2 ग्रेटर देन y1 है तो P2 जो है लेस देन P1 हो जाएगा। कैसे, हाइट के साथ, हाइट बढ़ने से या हाइट बढ़ने से प्रेशर घट रहा है या डी पर जाने से प्रेशर बढ़ रहा है। ये हमारा ये रिलेशन है। हमने एक कंटेनर लिया है और इसका आउटर सरफेस जो है ये जो है पानी से भरा हुआ है। आउटर सरफेस पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि दिस इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। अब यहाँ से इससे हम h हाइट, सपोज हम h हाइट नीचे लेते हैं, h हाइट डीप जाते हैं, h हाइट जो है नीचे जाते हैं, और इस पॉइंट पे हमारा प्रेशर क्या होगा इसको जरा हम लोग डिराइव करते हैं। तो हमारा क्या था एक्सप्रेशन जो हमने निकाला था, P2 माइनस P1 इक्वल टू माइनस रो जी y2 माइनस y1। तो अगर हम इसको देखें तो y2 y1 जो है हमारा बेस से हाइट था। तो ये अगर हमारा ये y2 है और ये हमारा y1 है, यहाँ पे प्रेशर P0 है, यहाँ पे P है, तो हमारा P2 की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और P1 की जगह पे जो इनिशियल प्रेशर है वो P0 है माइनस रो जी, और y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, माइनस h, क्योंकि y2 y1 से छोटा है, तो y2 y1 माइनस y1 जो आपका माइनस h हो जाएगा। और इस तरह से आ जाएगा P माइनस P0 गेज प्रेशर जो है आपका रो जी एच। तो जैसे ही आप डी पर जाते हैं तो रो जी एच से आपका प्रेशर, एच हाइट नीचे जाते हैं तो रो जी एच से प्रेशर आपका बढ़ता जाता है, और P इक्वल टू P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। ये हमें ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन। अब हम देख पा रहे हैं कि प्रेशर जो है हाइट के साथ लिनियरली वैरी कर रहा है। अगर हम P वर्सेस H ग्राफ प्लॉट करते हैं, P वर्सेस H ग्राफ अगर बनाते हैं, तो ये P है और इस यहाँ एक्स एक्सिस पे हाइट है, हाइट है मतलब डेप्थ है जो वाटर में आपका, वाटर या कोई लिक्विड, वाटर कोई स्पेसिफिक हो जाएगा, किसी भी लिक्विड में आपका डेप्थ है। तो जब जीरो आपका डेप्थ है, यानी सरफेस पे जो प्रेशर है वो अगर आपका एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, तो उस जगह पे प्रेशर आपका P0 है, और P आपका P0 प्लस रो जी एच, P0 से आपका लिनियरली वैरी कर रहा है, यानी आपका इस तरह से चला जाएगा, इस तरह से आपका प्रेशर बढ़ेगा जैसे ही आप डी पर जाइएगा। P इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, ये एक्सप्रेशन आपका है। H इक्वल टू 0 पे प्रेशर P0 है, यानी सरफेस पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब इस टर्म में हमने देखा कि किसी भी हाइट पे मतलब डेप्थ में प्रेशर सेम रहेगा। अगर आपका आउटर सरफेस जो लिक्विड का है एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है,
तो अगर हाइट सेम है मतलब डेप्थ सेम है तो प्रेशर सेम रहेगा। इसका जरा एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन लेते हैं। सपोज आपका कंटेनर जो है ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा कंटेनर है और इसका बेस जो है ये लेवल है रेफरेंस लेवल। अब यहां से इस तरह से इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है तो आउटर सरफेस जो है आपका वहां पे दोनों ही पॉइंट पे एक्वस एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। और एक पॉइंट लिया है हमने इस तरफ वाले इसमें कंटेनर के इस सेक्शन में ए पॉइंट लिया है और कंटेनर के इस साइड में बी पॉइंट लिया है और दोनों जो है रेफरेंस से सेम हाइट पे है। तो क्या होगा दोनों ही केस में, सॉरी रेफरेंस से नहीं, यहां से h हाइट डेप्थ है और ये कुछ और होगा, इसको लिख देते हैं h माइनस h हो जाएगा। अगर इसका टोटल वाटर का हाइट, ये लिक्विड का हाइट जो अगर h है तो सरफेस से h हाइट नीचे हमारा क्या प्रेशर हो जाएगा, PA क्या होगा, PB क्या होगा। क्या PA और PB अलग अलग होंगे? नहीं, क्योंकि आपका प्रेशर जो है कहीं भी सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, वो केवल और केवल हाइट पे डिपेंड कर रहा है, डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है, जो कि ये डेरिवेशन है। तो PA और PB जो है आपके बराबर हो जाएंगे। PA PB जो है बराबर हो जाएंगे और वो P0 प्लस रो GH हो जाएंगे। तो कंटेनर के शेप पे या क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा प्रेशर, वो केवल और केवल सरफेस से कितना डेप्थ नीचे जा रहे हैं, लिक्विड के सरफेस से कितना डेप्थ नीचे है उस पे ही डिपेंड करेगा, CH पे डिपेंड करेगा, CH के हिसाब से बढ़ेगा। शेप ऑफ द कंटेनर डजंट मैटर इन दिस केस। प्रेशर इज सेम एट एनी टू पॉइंट्स एट सेम लेवल इन द फ्लूइड। तो हम लोग जरा पास्कल्स लॉ देखते हैं कि पास्कल्स लॉ क्या कहता है। ये हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक रिकैप कर लेता हूं उसका। ये क्या कहता है, इसको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर भी बोलते हैं कि प्रेशर exerted anywhere in a confined incompressible fluid, incompressible होगा तभी डेंसिटी सेम होगी, incompressible fluid is transmitted equally in all directions, throughout the fluid। मैं रिपीट करता हूं, प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड, लिक्विड कन्फाइंड और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, फ्लूइड कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा वो प्रेशर। और इसका एग्जांपल जो है आप एक हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है, ये बचपन से करते आ रहे होंगे, जो जूनियर क्लासेस से आप करते होंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में पढ़ाई करते होंगे। रिकैप कर देता हूं, ये इसी का एप्लीकेशन है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या था, इस तरह का होता था, इधर का एरिया जो है A2 जो है और इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है। ये इसका लेवल है, लिक्विड का लेवल है, इसमें दोनों सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे ही रहेंगे, नहीं तो क्योंकि सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहां पे सपोज हमने यहां पे फोर्स लगाया F1 और यहाँ पे एरिया है A1 और हमने देखा क्या था कि एरिया बढ़ाने से एरिया बढ़ा हुआ रहता है और यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोलिक लिफ्ट में गाड़ी को लिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ छोटा ही फोर्स लगाते हैं और यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो है ट्रांसमिट होता है। यहाँ पे छोटा फोर्स लगाते हैं जो कि कार को भी लिफ्ट कर लेता है, ये फोर्स जो है एम्पलीफाई हो जाता है। वो कैसे होता है,
अब ये दोनों, ये हम देखेंगे कि इन दोनों सरफेस का बेस से लिक्विड का लेवल जो है सेम है, लिक्विड का लेवल जो है सेम है। तो लिक्विड का लेवल बेस से यानी हाइट सेम है रेफरेंस से, तो इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर जो है वो सेम होगा। प्रेशर सेम होगा, और यहाँ पे हमने प्रेशर जो अप्लाई किया है वो इक्वली और सभी डायरेक्शन इक्वली ट्रांसमिट होगा, और वही प्रेशर आकर के यहाँ पे लग रहा होता है। तो प्रेशर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है F1, तो इस सेक्शन पे प्रेशर जो है यहाँ पे ये P1 जो है, यहाँ प्रेशर जो है मान लिया P1 है, और यहाँ पे P2 है, P1 P2 बराबर होगा, P1 इक्वल टू P2 होगा, क्योंकि दोनों ही लिक्विड में, ये एक लिक्विड से भरा हुआ है, थ्रू आउट डेंसिटी सेम है। ये लिक्विड जो है इसका डेंसिटी सेम होना चाहिए, सेम लिक्विड इसमें होना चाहिए, तो उस केस में प्रेशर सेम होगा, P1 इक्वल टू P2, और P1 हो जाएगा आपका F1 बाय A1, और P2 हो जाएगा F2 बाय A2। तो हमारा F2 जो है क्या हो जाएगा, A2 बाय A1 इंटू F1। तो A2 बाय A1 ही जो है हमारा एम्पलीफाइंग फैक्टर हो गया। ये अगर A2 जो है, अगर A2 जो है एरिया, जो ये वाला एरिया है, इफ दिस इज मच ग्रेटर देन A1, अगर A1 के कंपैरिजन में ये A2 एरिया काफी बड़ा है, तो F2 जो है F1 से बहुत बड़ा हो जाएगा। F2 विल आल्सो बी मच ग्रेटर देन F1। एक छोटा फोर्स लगाएंगे हम इधर, एक छोटा सा मास डालेंगे या वजन फोर्स डालेंगे, और वो इस पूरी कार को लिफ्ट कर देगा। इस तरह से हम फोर्स को एम्पलीफाई कर रहे हैं, और एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या है हमारा, ये A2 बाई A1। तो हमको फोर्स सपोज बढ़ाना है, ट्रक को भी लिफ्ट कर लेता है ट्रॉली, तो उसका तो एरिया बढ़ा देते हैं, ये एरिया बढ़ाते जाएंगे और हमारा फोर्स जो है, ट्रांसमिटेड फोर्स जो है बढ़ता जाएगा। और ये पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन है, ये जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, उसका ये एप्लीकेशन है। हमने आज के लेक्चर में प्रेशर, लिक्विड के फ्लूइड के प्रेशर और डेंसिटी का वेरिएशन देख लिया। अब चलिए हम लोग आगे इसको ग्रास्प करने के लिए, समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहला एग्जांपल है, इस तरह का अरेंजमेंट है हमारा, इस तरह का अरेंजमेंट है, और इस तरह के अरेंजमेंट में ऑयल का डेंसिटी पूछ रहा है कि ये ऑयल का डेंसिटी क्या है। चलिए इसका जरा हम लोग डायग्राम बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये अरेंजमेंट है हमारा, हमने ड्रॉ कर लिया। लेफ्ट साइड में ऊपर से लेकर के यहाँ तक ए पॉइंट तक जो ऑयल भरा हुआ है, और ए के कॉरस्पॉन्ड, ए से इधर इस साइड में वाटर भरा हुआ है यहाँ तक, और यहाँ से ये खाली है, सी पॉइंट तक खाली है, और ये जो है इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपका वाटर है, और ए और बी जो है आपका रेफरेंस से सेम लेवल पे होंगे। रेफरेंस अगर लिया हमने ये, तो यहाँ से इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है, एक ही हाइट सेम है। तो अब इसमें हमको निकालना है ऑयल का डेंसिटी क्या है, रो ऑयल जो है वो क्या है, ऑयल का डेंसिटी क्या है जो ये इस तरह का अरेंजमेंट रहे। और ऑयल का जो लेफ्ट साइड में लेवल है वो वाटर के लेवल से 12.3 mm ऊपर है, 12.3 mm ऊपर में ये इक्विलिब्रियम में है। तो इस पॉइंट पे क्या है इसका क्रैक, इसका क्रैक ये है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है रेफरेंस से सेम हाइट पे है, और ये दोनों ही पॉइंट के बीच में जो वाटर है इसका डेंसिटी सेम है। ये दोनों ए और बी जो पॉइंट है सेम लिक्विड में है, वाटर में है दोनों पॉइंट्स, और दोनों का हाइट रेफरेंस से सेम है, रेफरेंस से सेम है। तो अगर जो डेंसिटी यहाँ, जो प्रेशर यहाँ पे होगा, तो यहाँ से अगर दोनों साइड में हाइट ऊपर जाते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है घटेगा, तो प्रेशर ए और बी पे सेम होगा, क्योंकि दोनों ही सेम लिक्विड में है और सेम लेवल पे हैं। तो पीए जो है हमारा पीबी के बराबर होगा। यही इसका फिजिक्स है, यही इस क्वेश्चन का फिजिक्स है। अब पीए हमारा क्या होगा, ए पे जो प्रेशर है वो ऑयल का जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का लेवल है, ये पूरा का पूरा वेट जो है इस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। और इस पॉइंट पे बी से ऊपर जो वाटर का लेवल है वो इस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा।
और दोनों प्रेशर बराबर है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जो है अगर P0 ले लें तो दोनों ही साइड में सरफेस पे प्रेशर जो है P0 है। तो अब PA हमारा क्या हो जाएगा, PA जो है हमारा P0 प्लस रो ऑयल का डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हमारा क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का ये, तो वो क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक का डेप्थ जो है हमारा D प्लस L हो जाएगा, D प्लस L हो जाएगा। तो PA इक्वल टू P0 प्लस रो ऑयल इंटू G इंटू D प्लस L डेप्थ। ठीक है, अब PB हमारा क्या होगा, PB जरा देखते हैं। PB हमारा क्या हो जाएगा, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये हाइट रो G इंटू, अब यहाँ पे रो जो है क्या है, वाटर है, यहाँ पे रो W है, रो W फॉर वाटर, वाटर की डेंसिटी इंटू G इंटू, अब ये हाइट क्या है, L है। अब PA PB हमारा निकल गया। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन में फिजिक्स बस इतना सही है, ये तो हम अलजेब्रा कर रहे हैं। तो अगर हमारा फिजिक्स सही है तो अलजेब्रा इतना मुश्किल होता नहीं है। उसके बाद आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसको आप उसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा PA की जगह पे P0 प्लस रो OL इंटू G इंटू D प्लस L, और इस साइड में हो जाएगा P0 प्लस रो W वाटर की डेंसिटी इंटू G इंटू L। अब P0 कट गया तो हमारा G भी चला गया, कॉमन है, सेम है, ऐसा है। तो रो ऑयल जो है, ऑयल की डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी इंटू लेंथ जो ये यहाँ से जो ये है L बाय D प्लस L हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं इसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालता हूँ, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप इसमें D L इन सब का वैल्यू पुट करेंगे और ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। यही हमारा फिजिक्स है, यही पॉइंट हमारा फिजिक्स है, और ये हमारा ऑयल का डेंसिटी आ गया जिसके लिए ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। आज हमने प्रेशर और डेंसिटी का वेरिएशन भी देख लिया और एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लिया फ्लूइड के बारे में। मैं होप कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगले दिन हम लोग आगे पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर को आगे लेके चलेंगे, और अगले दिन हम लोग प्रेशर डिफरेंस इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स देखेंगे कि अगर फ्लूइड एक्सेलरेट हो रहा है तो प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।